Hello, good morning. I am J.K. Singh from Rebel Institute. I have already taught about pronoun chapter, and I think that I have taught about personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun. Today I am going to teach you about demonstrative pronoun. So you observe this carefully and try to understand the main rule of this pronoun. Okay. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी जो प्रोनाउन किसी नाउन के पहले लगकर संकेत करता हो, उसकी तरफ इशारा करता हो, उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इस प्रोनाउन के अंतर्गत निम्न शब्द आते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच एवं एज। आप एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे, इस प्रोनाउन के अंतर्गत आता है दिस मीन्स यह, दैट वह, दिस मीन्स ये सभी, दोज मीन्स वे सभी, सच मीन्स ऐसा और एज मीन्स जैसा। ये जो वर्ड्स हैं ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत में आते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे यूज ऑफ दिस एवं दैट। दिस एवं दैट का प्रयोग, दिस एवं दैट दोनों सिंगुलर हैं, दोनों सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इन दोनों का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। दिस से नजदीक के वस्तुओं का बोध होता है एवं दैट से दूर के वस्तुओं का बोध होता है। यानी दिस जो है वह नजदीकी चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है दिस का प्रयोग, एवं दैट का प्रयोग दूर की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। दिस एवं दैट दोनों के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इस आधार पर हम देखते हैं इसका प्रयोग दिस दैट। दिस का प्रयोग नजदीक के नाउन के लिए एवं दैट का प्रयोग दूर के नाउन को संकेत करने के लिए किया जाता है। दिस एवं दैट दोनों के बाद सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, दिस इज ए कार। दिस इज ए कार, यह एक कार है, यानी कि कार पास में है, नजदीकी में है। नजदीकी में है तो उसको क्या कहेंगे, दिस से इंडिकेट करेंगे। अगला एग्जाम्पल है दैट वाज ए मैन। वह एक व्यक्ति था, यानी व्यक्ति कहीं दूरी पर था जिससे हम पहले मिल चुके थे, बात बीत गया है, तो दैट वाज ए मैन, वह एक आदमी था। और दैट के बाद यह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल थर्ड, दिस इज माई हाउस। यह मेरा घर है, बट दैट इज योर हाउस, लेकिन वह तुम्हारा घर है। यानी दिस पास के घर को इंडिकेट करने के लिए हो रहा है और दैट दूर के घर को इंडिकेट करने के लिए किया जा रहा है। दिस इज माई हाउस बट दैट इज योर हाउस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस, दैट, दिस, दोज प्रोनाउन का काम कैसे कर रहे हैं। यही शब्द, यही वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो कैसे, यदि दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद नाउन आ गया हो तब ये वर्ड एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। लेकिन दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद एक्सिलरी वर्ब्स आए हों, इज, आर लगा हो, वाज, वेयर लगा हो, तब ये वर्ड प्रोनाउन हो जाते हैं। यानी प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर क्या है, तो यहाँ देखा जाए, दिस एवं यहाँ नाउन के बीच में एक्सिलरी वर्ब आया है तब यह दिस प्रोनाउन का काम करेगा। दैट एवं यहाँ मैन नाउन है, दैट और नाउन के बीच में यहाँ एक्सिलरी वर्ब वाज आया है, इसलिए दैट यह प्रोनाउन का काम करने लगा। यहाँ भी वही बात है, दिस और माई हाउस के बीच में एक्सिलरी वर्ब आया है तो दिस प्रोनाउन का काम कर रहा है, और यहाँ दैट और योर हाउस के बीच में है इज आया है तो दैट प्रोनाउन हो गया। लेकिन यही सभी शब्द कैसे एडजेक्टिव हो जाते हैं, और इसको लिख दिया जाए कि दिस कार, दैट हाउस, दीज पेन्स, दोज स्टूडेंट्स। दिस, दैट, दीज, दोज या सच के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तब ये दिस, दैट, दीज, दोज, सच इत्यादि एडजेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद अगर सहायक क्रिया आ गया हो, हेल्पिंग वर्ब आ गया हो, तब ये प्रोनाउन का काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे हम चर्चा करते हैं दीज एवं दोज का यूज। दीज एवं दोज का प्रयोग पे हम ध्यान देंगे। दीज एवं दोज,
दीज एवं दोज दीज एवं दोज प्लुरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज एवं दोज प्लुरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अतः इन दोनों प्रोनाउन का प्रयोग प्लुरल नाउन्स के पहले होता है एवं दीज तथा दोज के बाद प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। दीज मीन्स ये सभी, दोज मीन्स वे सभी। दीज एवं दोज दोनों प्लुरल प्रोनाउन हैं, अतः इनका प्रयोग प्लुरल नाउन की तरफ इंडिकेट करने किया जाता है। कहने का मतलब है कि दीज एवं दोज के बाद प्लुरल वर्ब और प्लुरल नाउन्स आते हैं। मैं दीज एवं दोज के तुरंत बाद प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, इसलिए ये सभी कुर्सियां हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। अब यहाँ देखते हैं कि डैश के बाद आर दिखाई दिया, इसका मतलब यहाँ पे दीज या दोज का ही प्रयोग करेंगे, दिस या दैट का प्रयोग नहीं होगा। तो अगर नजदीक की चीजों का बोध हो रहा है और प्लुरल नाउन्स है तो यहाँ दीज का प्रयोग करेंगे। दूर के वस्तुओं का बोध हो रहा है और भी प्लुरल है तो वहां पर दैट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, दोज आर विल्ड एनिमल्स, दोज आर विल्ड एनिमल्स। यहाँ पर दीज और दोज दोनों प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। एक बात हम देखते हैं जो कॉमन एयर्स आता है, कॉमन से संबंधित आता है इसमें, तो उससे संबंधित हम एक सेंटेंस दे रहे हैं जिस पर हम लोग गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से संबंधित कॉमन एरर्स कैसे आते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक देखा जाए, जो कि बहुत फेमस सेंटेंस है और विशेष करके एनडीए, एयरफोर्स इत्यादि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित हम एक कॉमन एरर दे रहे हैं। यदि सेंटेंस एक दिया हो, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज हॉटर देन गया, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज हॉटर देन गया। एक और सेंटेंस देते हैं, यहाँ पार्ट ए, बी, सी, नो इधर डी। The cows of India are more useful than Canada.
इस सेंटेंस को देखा जाए, द काउज ऑफ पार्ट ए, इंडिया आर डी मोर यूजफुल देन सी, मोर यूजफुल देन कनाडा तक सी और नो एरर डी। इस पे ध्यान देंगे, इसमें जो भी एरर हैं वह डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से ही संबंधित एरर हैं, और इस तरह के प्रश्न लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की मिस्टेक है, एरर है, वो है तो कैसे इसको थोड़ा ध्यान दिया जाए। यहाँ दिया गया द क्लाइमेट ऑफ पटना इज हॉटर देन गया। अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो अर्थ हो रहा है कि गया के, पटना की जो वातावरण है वो गया के वातावरण से अधिक गर्म है, अधिक हॉट है। तो यहाँ पे जो हमने बात कहा पटना के वातावरण, पटना का कोई थिंग्स और गया के किसी थिंग्स से, तो यहाँ गया के किसी थिंग्स का इंडिकेट करने के लिए, क्लाइमेट को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर हमें डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है। गया का क्लाइमेट, और गया क्लाइमेट को इंडिकेट करने के लिए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ध्यान दिया जाए, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज हॉटर देन, और देन के जस्ट बाद यहाँ पे दैट ऑफ होना चाहिए, यानी पार्ट सी में एरर है, पार्ट सी गलत है। यहाँ होना क्या चाहिए था, देन के तुरंत बाद, देन के तुरंत बाद यहाँ होगा दैट ऑफ। दैट ऑफ क्यों किए, डीज ऑफ या दोज ऑफ क्यों नहीं कर दिए, तो इसका भी कारण है। द क्लाइमेट ऑफ पटना, यानी कि यहाँ पे पटना के क्लाइमेट यानी सिंगुलर नाउन, नाउन कैसा है, सिंगुलर, जब किसी सिंगुलर नाउन का तुलना किया जा रहा है तो यहाँ सिंगुलर नाउन के लिए जो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा वह दैट ऑफ होगा। दैट होता है सिंगुलर के लिए, तो यहाँ होगा द क्लाइमेट ऑफ पटना इज हॉटर देन दैट ऑफ गया। और ये सेंटेंस अब जाकर के सही होगा, क्योंकि देन के बाद सीधे स्थान के नाम को नहीं नोट करेंगे, वहाँ इस क्लाइमेट को इंडिकेट करने के लिए किसी न किसी प्रोनाउन की आवश्यकता थी, जिसमें यहाँ दैट ऑफ का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, द काउज ऑफ इंडिया आर मोर यूजफुल देन कनाडा। यहाँ भी कह रहा है कि इंडिया की गायें अधिक लाभदायक हैं कनाडा की गायों से। तो कनाडा की गायों का भाव तो आ रहा है, सेंस तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कनाडा की गायों को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड यहाँ पर नहीं है, इसलिए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है। जब यहाँ तुलना किसी प्लुरल नाउन से किया जा रहा है तो प्लुरल नाउन के लिए यहाँ पर प्लुरल डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन चाहिए, यानी कि दो जफ का प्रयोग करेंगे, और कनाडा दूरी पे है इसलिए दो जफ, दी जफ का प्रयोग नहीं करेंगे। द काउज ऑफ इंडिया आर मोर यूजफुल देन दोज ऑफ कनाडा, यानी देन के बाद क्या होना चाहिए था, दोज ऑफ। यह दोज ऑफ लगेगा तब जाकर सेंटेंस सही हुआ, यानी यहाँ भी एरर कहाँ था, पार्ट सी में हमारा एरर है, पार्ट सी गलत है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से, और इस पे ध्यान देंगे गौर से, तब जाकर के समझ में आएगा जी। अब हम यूज चर्चा करते हैं सच का। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत सच भी आता है, जिसका अर्थ होता है ऐसा या इस तरह का। यूज ऑफ सच, सच मीन्स ऐसा या इस तरह का, इसके जैसा जी। सच भी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो जब डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी न किसी या नाउन के बदले में आता होगा और किसी न किसी नाउन के को इंडिकेट करता है, अतः सच का प्रयोग किसी न किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। सच का प्रयोग किसी नाउन के तरफ संकेत करने के लिए किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नॉट मेट डैश ए मैन। आई हैव नॉट मेट डैश ए मैन, यहाँ पर आई हैव नॉट मेट सच ए मैन होगा, मैं इस तरह के व्यक्ति से नहीं मिला हूँ। आई हैव नॉट मेट सच ए मैन, मैंने ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला है, मतलब इस व्यक्ति की तरफ यह इंडिकेट करने का काम कर रहा है सच। अगला यूज है एज, यूज ऑफ एज। एज मीन्स होता है जैसा, जैसा। एज जब किसी एक ही सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा हो तब एज डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है, और यही एज
जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता हो तो वहाँ पर यह एज हो जाता है, कंजंक्शन का काम करने लगता है। जैसे जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। एज यू सो शैल यू रीप, वहाँ पर एज का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होने लगा। कंजंक्शन यानी कि मैनर बताने लगा। लेकिन यह एज, जहाँ एज का अर्थ जैसा होता है, वहाँ पर यह एज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस पर सेंटेंस देखते हैं हम लोग, जैसा के अर्थ में। हाँ हेलो, बारिश होता पूरा एकदम। आई हैव, हाँ थोड़ा सा छुटले नहीं थे। आई हैव ए बैग, हम फोन करने नहीं। आई हैव ए बैग, मेरे पास एक बैग है। डैश यू हैव, आई हैव ए बैग डैश यू हैव, तो एज यू हैव। आई हैव ए बैग एज यू हैव, मेरे पास एक बैग है जैसा कि आपके पास। तो आपके पास जैसा बैग है वैसा मेरे पास बैग है। एक और सेंटेंस देखते हैं। दिस हाउस इज नॉट एज योर्स, यह घर नहीं है आपके जैसा, माने आपके घर के जैसा यह घर नहीं है। तो यहाँ पर जो एज है, यह एज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करने लगा। लेकिन इसी एज का अर्थ अगर चूंकि के रूप में आ जाए तो यह कंजंक्शन हो जाता है। जैसे एज आई वाज इल आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास, चूंकि मैं बीमार था मैं अपना क्लास अटेंड नहीं कर सका। तो यह एज जब दो वाक्य को जोड़ेगा तो कंजंक्शन का काम करने लगता है, जहाँ एज का अर्थ होता है चूंकि। लेकिन यही एज जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा हो और उसके तरफ इशारा करता हो, उसके तरफ संकेत करता हो जैसा कह करके, तब यह एज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, जिसमें बहुत उपयुक्त और इम्पोर्टेंट है दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग। तो जो कि कॉमन में आता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन दबाएं, लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।